नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इज माई प्रेप पे। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आधुनिक कालीन शिक्षा। आधुनिक कालीन शिक्षा में स्वतंत्रता से पूर्व गठित हुए आयोग, समिति, कमीशन। तो इस वीडियो में हम जो स्वतंत्रता से पहले जो आयोग, समिति और कमीशन गठित हुए हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारी 2020 की शिक्षा नीति वाली वीडियो नहीं देखी तो नीचे दिए गए लिंक में जाकर उसको देख लीजिए, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ जो आधुनिक काल में जो स्वतंत्रता से पूर्व जो आयोग, समिति और कमीशन गठित हुए हैं वो हम इस वीडियो में आपको कवर करा देंगे। देखिए, आपके लिए वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है, अभी आपको पता चल जाएगा। बच्चों देखिए, ये 2019 का सुपर टैट का पेपर है। ये सुपर टैट का पेपर है। सुपर टैट में एक क्वेश्चन आया, इसको पढ़ लीजिए। भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वप्रथम किस समिति ने अपव्यय व अवरोधन पर विचार किया? यानी कि एक क्वेश्चन किया गया है शिक्षा से संबंधित, उसमें आपसे पूछा है कि सर्वप्रथम किस समिति ने अपव्यय और अवरोधन पर विचार किया। तो ये आपकी जो समिति दी गई है ये स्वतंत्रता के बाद की भी है और स्वतंत्रता से पहले की भी है। तो इस वीडियो में हम स्वतंत्रता से पहले जो आयोग, समिति गठित हुए हैं तो उस पर चर्चा करेंगे। और इस जो क्वेश्चन है आपका, इसको आंसर मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहेंगे। तो मैं आपको बता देता हूं हम इस वीडियो में क्या क्या कवर करने जा रहे हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं स्वतंत्रता से पूर्व गठित हुए आयोग, कमीशन, समिति, ईसाई मिशनरियों के प्रयास जो शिक्षा को लेकर रहे, 1813 का आज्ञा पत्र कवर करेंगे हम, चार्टर एक्ट, 1833 का आज्ञा पत्र, चार्टर एक्ट, ऑकलैंड का घोषणा पत्र, वुड का घोषणा पत्र, विलियम विल्सन हंटर का कमीशन, गोखले विधायक, बेसिक शिक्षा। देखिए, जो महत्वपूर्ण, जो इंपॉर्टेंट समिति, आयोग, घोषणा पत्र आए हैं, इस सभी को हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। बच्चों दोस्तों देखिए, ये आज्ञा पत्र क्या है? ये ब्रिटिश सरकार द्वारा जो कंपनी को एक शासन चलाने के लिए एक आज्ञा पत्र दिया जाता था 20 साल के लिए। तो 20 साल के बाद ये दोबारा रिन्यू होता था, तो ये आज्ञा पत्र वो था। तो अब इस वीडियो के आप लास्ट तक बने रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। तो स्टार्ट करते हैं अपना जो टॉपिक है आज का। देखिए, सर्वप्रथम ईसाई मिशनरियों ने मिशनरी स्कूल खोलकर आधुनिक शिक्षा की शुरुआत की। तो अगर हम आपसे कहें कि आधुनिक शिक्षा की शुरुआत किसने करी, तो जो ईसाई मिशनरियां थे उन्होंने क्या मिशनरी स्कूल खोलकर आधुनिक शिक्षा की शुरुआत की। ये देखिए, दो महत्वपूर्ण पॉइंट है। वॉरेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में मदरसे की स्थापना की। जो वॉरेन हेस्टिंग थे ये कंपनी के गवर्नर जनरल थे, उस टाइम ये। तो वॉरेन हेस्टिंग ने क्या कलकत्ता में मदरसे की स्थापना की। लॉर्ड वेलेजलिन ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। अगर आपसे क्वेश्चन कर लेता फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की, तो आप बता देंगे लॉर्ड वेलेजली ने करी। और कलकत्ता में मदरसे की, तो आप बता देंगे वॉरेन हेस्टिंग। अगर आपसे क्वेश्चन कर लेता आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसको माना जाता है, तो चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है। अब इसके बाद जान लेते हैं 1813 का चार्टर एक्ट, आज्ञा पत्र। अब क्या होता है, 1813 पे कंपनी को 1 लाख रुपए की धनराशि दे दी जाती है ब्रिटिश सरकार की तरफ से कि आप भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करेंगे। अब क्या सरकार ने तो 1 लाख रुपए दे दिए, लेकिन अब क्या कंपनी को यह समझ नहीं आ रहा था कि वो 1 लाख रुपए शिक्षा पे किस प्रकार से खर्च करेगी। तो इसको लेकर क्या दो विचारधाराओं का उदय हो गया। क्या दो विचारधाराओं का उदय हो गया? पहली विचारधारा पाश्चात्यवादी थी जिसके समर्थक लॉर्ड मैकाले थे। दूसरी विचारधारा प्राच्यवादी थी जिसके समर्थक वॉरेन हेस्टिंग और मुनरो थे। देखिए क्या था दोस्तों, ये दो विचारधारा क्या थी? ये पाश्चात्यवादी कह रहे थे कि जो भारतीयों की शिक्षा अंग्रेजी साहित्य के द्वारा है और ब्रिटिश विज्ञान के द्वारा है, ब्रिटिश संस्कृति में दी जाए। और जो ये प्राचार्यवादी थे, इनका मानना था कि जो भारतीयों की शिक्षा क्या भारतीय संस्कृत में, उर्दू में, उनकी भाषा में, उनकी संस्कृति में दी जाए। तो ये मतभेद हो गया। तो इसको जो मतभेद को कहा गया पाश्चात्यवादी और प्राच्यवादी मतभेद। अब क्या होता है, 1813 का चार्टर एक्ट आ जाता है, वो मतभेद ऐसे चलता रहता है। तो 1833 में जो चेंजेस आए, जो मुख्य बातें उनको जान लेते हैं। शिक्षा के लिए अब क्या कर दिया, 10 लाख रुपए की धनराशि बढ़ा दी। मतलब अब जो 1 लाख से 10 लाख कर दिया। अगर आपसे 1 लाख पूछेगा तो आप 1813 का ऑप्शन लगाएंगे। अगर आपसे पूछेगा कि 10 लाख रुपए की धनराशि कम निर्धारित की गई, तो आप बता देंगे 1813 के चार्टर एक्ट, आज्ञा पत्र में 10 लाख रुपए की धनराशि निर्धारित कर दी गई थी शिक्षा को लेकर। अब क्या हुआ, गवर्नर जनरल की काउंसिल में कानूनी सदस्य बनकर प्रथम सदस्य लॉर्ड मैकाले आए।
ये लॉर्ड मैकाले पहले जो कानूनी सदस्य बनकर आए। अगर आपसे क्वेश्चन करेगा प्रथम कानूनी सदस्य कौन बने, तो लॉर्ड मैकाले आप बता देंगे। अब ये मैकाले का घोषणा पत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके मत में क्या, अब जो उन्होंने अपने विचार दिए लॉर्ड मैकाले ने, तो उनके विचारों को जान लेते हैं। उनके मत में साहित्य शब्द का अर्थ अंग्रेजी साहित्य से था। अब क्या लॉर्ड मैकाले पूरी तरह क्या पाश्चात्य संस्कृति के समर्थन थे, अगर मैं कहूँ ब्रिटिश शिक्षा के समर्थक थे। उन्होंने सीधी सीधी भाषा में कह दिया, अगर मैं साहित्य की बात करूं तो वो अंग्रेजी साहित्य है। उनकी नज़र में जो उर्दू संस्कृत साहित्य था वो बेकार था। देसी भाषाएं शिक्षा के माध्यम के लिए उपयुक्त नहीं है। उनका मानना था जो भारतीय भाषाएं हैं वो शिक्षा के लिए अच्छी नहीं है। भारतीयों को जो शिक्षा देनी है कुल मिलाकर अंग्रेजी भाषा में देनी है। यूरोपियन साहित्य एक विज्ञान का प्रचार करने के लिए शिक्षा से संबंधित धनराशि खर्च की जाएगी। यानी कि जो यूरोपीय साहित्य था और जो विज्ञान था उसका प्रचार करने के लिए जो धनराशि है 10 लाख रुपए वो खर्च की जाएगी। मैकाले का ये तर्क था। भविष्य में प्राचार्य जो भारतीय की जो विद्या संबंधित पुस्तकें थी इनका क्या मुद्रण और प्रकाशन नहीं किया जाएगा। यानी कि ये पुस्तकें अब नहीं छापी जाएंगी, इनका प्रकाशन नहीं किया जाएगा जो भारतीय संस्कृति की पुस्तकें थी। मैकाले का देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कथन माने जाते हैं। इसके दो, इनको आप ध्यान से सुन लीजिए। मैकाले का कथन था कि यूरोपीय पुस्तकालय की केवल एक अलमारी, यानी कि उसका कहना था यूरोप की एक लाइब्रेरी की एक अलमारी ही भारत तथा अरब के संपूर्ण देशों के साहित्य के बराबर है। यानी कि वो कह रहा था अगर मैं यूरोप की एक लाइब्रेरी की एक अलमारी ही ले आऊं, वो पूरे भारत के अरब के देशों के जो साहित्य है उस पर भारी पड़ेगी। देखिए कितना बड़ा तर्क इन्होंने दिया था अपने क्या कहते हैं अंग्रेजी साहित्य को लेकर। उसी के साथ लॉर्ड मैकाले का छनन निष्पादन का सिद्धांत पूछा जाता है कि छनन का और क्या कहते हैं इसका निष्पादन का सिद्धांत क्या है। डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी। बच्चों दोस्तों ये देखिए क्या थी, इसमें क्या था कि जन समूह में शिक्षा उच्च वर्ग, क्या पहले उच्च वर्ग को शिक्षा दी जाएगी, उच्च वर्ग को शिक्षा जो दी जाएगी वो छनकर नीचे नीचे निम्न वर्ग तक पहुंच जाएगी, इसलिए इसको छनन का सिद्धांत क्या। साथ ही साथ इन्होंने क्या कहा था मैकाले ने कि हम भारत में ऐसे वर्ग का निर्माण करना चाहते हैं जो भारतीय तन और खून से तो भारतीय हो, यानी कि जो यहाँ के नागरिक हैं वो खून से और तन से तो भारतीय हो, मन और व्यवहार आचरण से क्या अंग्रेज। उनकी सोच ये थी हम शिक्षा के द्वारा ऐसे भारतीय बनाएंगे जो व्यवहार में और मन के द्वारा क्या अंग्रेज होंगे। अब जान लेते हैं ओकलैंड का घोषणा पत्र। इसमें क्या था कि जो प्राचार्यवादियों को शिक्षा में खर्च के लिए धनराशि में वृद्धि कर दी गई और जो ये विवाद तक खत्म हो गया। संस्कृत व अरबी भाषा पर खर्च होने के बाद जो धनराशि बचेगी वो अंग्रेजी भाषा पर खर्च की जाएगी। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप देख लीजिए। अब जान लेते हैं चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र। ये सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है भारतीय शिक्षा में स्वतंत्रता से पहले। चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र ये अपने जो नवीन लक्ष्यों और प्रयासों के द्वारा इसको क्या कहा गया, शिक्षा का मैग्ना कार्टा। अगर आपसे क्वेश्चन कर लेगा कि शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहा गया तो आप बता देंगे चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र को शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। इसमें क्या बातें कही गई, शिक्षा अंग्रेजी देसी भाषाओं के द्वारा दी जानी चाहिए, यानी कि शिक्षा दोनों भाषाओं में अंग्रेजी और देसी भाषाओं में के द्वारा दी जानी चाहिए। और जो इसमें इंपॉर्टेंट बात निकल के आई थी उसको आप नोट कर लेंगे, शिक्षकों के लिए परीक्षण की व्यवस्था की जाएगी। क्या करा जाएगा, अगर आपसे क्वेश्चन कर लेगा कि शिक्षकों के लिए परीक्षण की व्यवस्था किस घोषणा पत्र में की गई थी स्वतंत्रता से पहले, तो आप बता देंगे चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र में शिक्षकों के लिए परीक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय स्थापित हो, स्त्री शिक्षा को इन्होंने प्रोत्साहन दिया था। अब जान लेते हैं हंटर कमीशन। अब हंटर कमीशन आपका 1882 में आ गया। प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है इसका। अगर स्वतंत्रता से पूर्व आपसे प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग पूछ लेगा तो आप उसको हंटर कमीशन के द्वारा बताएंगे। इसमें क्या करा गया, प्राथमिक शिक्षा। अब जो व्यवहारिक शिक्षा की बात यहाँ से निकल के आएगी, कहाँ से, जो हंटर कमीशन से व्यवहारिक शिक्षा हो, प्राथमिक शिक्षा व्यवहारिक हो, इसको देसी भाषा में दिया जाए। अब जो लोकल लैंग्वेज की भी बात यहाँ से हंटर कमीशन से निकल के आ रही है, तो इन
पॉइंटों को आप नोट करते चलेंगे, स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपको यही दे देगा कि व्यवहारिक शिक्षा और देसी भाषा की बात किस कमीशन में करी, तो आप नोट आंसर लगा देंगे हंटर कमीशन में। धार्मिक शिक्षा को प्रोत्साहन ना दिया जाए, ये बात भी हंटर कमीशन में आई कि धार्मिक शिक्षा को प्रोत्साहन ना दिया जाए। बालिकाओं के लिए सरल पाठ्यक्रम व निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो। हंटर का मत था कि देसी पाठशालाएं राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर सकती हैं। अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा कि देसी पाठशालाएं राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर सकती हैं, ये किस कमीशन में कही गई, तो आप बता देंगे हंटर कमीशन में ये बात की गई। अब आ जाता है आपका गोखले विधायक। गोखले विधायक 1911 में आया। कम मासिक आय वाले माता पिता के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क हो। इनका मत ये था कि जिन माता पिताओं की जो मासिक महीने की आय बहुत कम है, उनके बच्चों के लिए क्या प्राथमिक शिक्षा फ्री होनी चाहिए। स्थानीय संस्थाएं प्राथमिक शिक्षा के खर्च के लिए कर लगा सकती है, यानी कि अगर लोकल गवर्नमेंट की बात करूं मैं, तो लोकल गवर्नमेंट का एजुकेशन के लिए टैक्स लगा सकती है, प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य हो। तो अगर गोखले विधायक में जो दो बात निकल के आ रही है, एक तो निःशुल्क शिक्षा की और एक आपकी अनिवार्य शिक्षा की। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट जो समिति थी उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट समिति आपकी हर्टोग समिति, ये 1929 में गठित की गई थी। इसके जो अध्यक्ष थे सर फिलिप हर्टोग। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट थे इसको देख लेते हैं। इसमें बात की गई अपव्यय व अवरोधन प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याएं। देखिए दोस्तों, अपव्यय और अवरोधन को समझ लेते हैं हम। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ अपव्यय क्या है। क्या होता था, जो बच्चे फर्स्ट से फिफ्थ तक के जो बच्चे होते थे प्राथमिक स्कूल में, वो क्या होते थे, कुछ समय तक पढ़ते थे, उसके बीच में ही क्या अपनी पढ़ाई छोड़ देते थे। यानी कि अगर मैं कहूँ कोई बच्चा फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेता है, वो थर्ड क्लास तक पढ़ता था और फिर क्या अपना एडमिशन मतलब स्कूल जाना बंद कर देता था। तो इससे क्या गवर्नमेंट का जो उसमें 2 साल तक जो खर्च हुआ है, भाई गवर्नमेंट ने उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास तक पढ़ा है, अब वो उसने बीच में जो पढ़ाई छोड़ दी, तो गवर्नमेंट का तो अपव्यय यानी कि खर्च हो गया ना, वो पैसा बेकार चले गया। तो ये अपव्यय की समस्या थी। दूसरा अवरोधन की, बच्चे क्या होता था जैसे फर्स्ट क्लास में ही 2-3 बार फेल हो जाते थे, तो ये क्या प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्या थी। तो ये समिति में कहा गया। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन दिखाया था, आपको ध्यान होगा, एक बार मैं फिर दिखा देता हूं आपको। ये देखिए वो क्वेश्चन है सुपर टेट का। भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वप्रथम किस समिति ने अपव्यय व अवरोधन पर विचार किया। तो आपको इसमें दिख जाएगा आपका आंसर कौन सा है। राइट आंसर हर्टोग समिति आपको दिख जाएगी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और इसके बाद जो इसके अलग इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो जान लेते हैं। इसमें विद्यालय सत्र पर आवश्यक जो विद्यालय का सत्र होता है ना, उसके जो अवकाश स्थानीय आवश्यकताओं की जो अनुरूप हो, जो अवकाश है यानी कि, और जो विद्यालय का सत्र चलेगा वो जो स्थानीय या लोकल आवश्यकताओं के अनुरूप चलाया जाएगा। प्राथमिक शिक्षा कम से कम आपकी 4 वर्ष की हो, ये इसकी जो पॉइंट थे इस समिति के। उच्च स्तर पर जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये था, उच्च स्तर पर क्या हो, पुस्तकालय व व्यावसायिक शिक्षा की समुचित व्यवस्था की जाए। तो अगर इस समिति में एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट निकल के आ रहा है कि उच्च स्तर पर क्या करा जाए, पुस्तकालयों का गठन किया जाए और जो शिक्षा हो व्यावसायिक हो। साथ ही साथ शिक्षकों के वेतन और योग्यताओं पर सुधार की बात की। अगर आपसे क्वेश्चन कर लेता है कि किस समिति में शिक्षकों के वेतन और उनकी योग्यताओं में सुधार की बात की गई, तो आप बता देंगे इस समिति के अंदर इस पर बात की गई। क्वेश्चन मैंने आपको दिखाई दिया है। अब देख लेते हैं बेसिक शिक्षा बुनियादी शिक्षा। अब बेसिक शिक्षा या बुनियादी शिक्षा के लिए बात कर लेते हैं। महात्मा गांधी जी ने 22 अक्टूबर 1937 को वर्धा शिक्षा सम्मेलन में बेसिक शिक्षा की आधारशिला रखी। अगर आपके सामने बेसिक शिक्षा बुनियादी शिक्षा आ जाए तो आपके माइंड में महात्मा गांधी जी आ जाने चाहिए। अब जो महात्मा गांधी जी की विचारधारा थी उसको जान लेते हैं, जो मेन पॉइंट थे। इनका मानना था, देखिए बच्चों दोस्तों, 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य है। जैसे हमारे लिए भोजन जल आवश्यक, इसी प्रकार क्या शिक्षा आवश्यक अनिवार्य होनी चाहिए, साथ ही साथ निःशुल्क होनी चाहिए। अगर मैं आपसे संक्षेप में शॉर्ट में कहूं, इनका मानना था 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा फ्री और जरूरी होनी चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने कहा जो शिक्षा बच्चों के जीवन से संबंधित हो, मातृभाषा में यानी कि जो उनकी देसी लोकल लैंग्वेज है उसमें दी जाएगी। शिक्षा हस्तकला पर आधारित हो, क्या हो बच्चे करके सीखें, ऐसी शिक्षा हमको देनी है बच्चों को। शिक्षक क्रियात्मक एवं सहसंबंध विधि
पर आधारित हो, यानी शिक्षा कैसी हो, क्रियात्मक एवं सहसंबंध विधि पर आधारित हो। तो ये बेसिक शिक्षा, बुनियादी शिक्षा की जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो हमने आपको बता दिए। अब इसके बाद मूल्यांकन देख लेते हैं क्या हुआ। स्वतंत्रता से पूर्व जो गठित आयोग और समिति थे, इससे क्या चेंजेस आए। ब्रिटिश प्रशासन में शिक्षा के जिस रूप से प्रगति हुई, अब ये जो ब्रिटिश प्रशासन था हमारा 1947 से पहले, उसमें जिस रूप में शिक्षा में प्रगति हुई, उससे क्या हुआ, भारतीय समाज में जो संकीर्णता फैली हुई थी वो दूर हो गई। भारतीय जन को, यानी कि जो भारतीय जनता थी उसको पाश्चात्य यानी कि जो ब्रिटेन का ज्ञान हो गया, उसकी संस्कृति से वे परिचित हो गए, जो इनके चेंजेस के इनके कारण राष्ट्रीय लोकतंत्र की भावना का जागरण हो गया। भारतीय जनता में क्या हुआ, कहीं ना कहीं जो ये ब्रिटिश द्वारा शिक्षा दी गई, इससे क्या हुआ, भारतीयों में क्या हो गया, राष्ट्रीयता का और लोकतंत्र की भावना का उदय हो गया। अगर देखिए आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल से जुड़ें, और हम जल्दी ही आपके लिए जो स्वतंत्रता के बाद जो आयोग समिति गठित हुई हैं उनकी भी वीडियो देंगे, और 2020 की जो शिक्षा नीति की जो वीडियो है हमने आपको नीचे लिंक दिया गया है, उसमें जाके देख लीजिए। इसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपकी तरफ से अगर कोई सुझाव है तो आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।